कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का साथ देने की बजाय भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, मगर जिन्ना की मुस्लिम लीग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के साथ ही खड़ी रही। आखिर क्यों? मुस्लिम लीग के प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजन के समय ब्रिटिश हुकूमत की सुरक्षा व्यवस्था मुस्लिम दंगाइयों के रहमो करम पर थी। आखिर गिलगिट में ब्रिटिश सेना के मेजर ने बगावत का बिगुल बजाकर क्यों पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया था? मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में शायद सबसे अधिक विवादित है। इतिहास के पन्नों में जिन्ना को किस तरह आंकना चाहिए, इस बहस से थोड़ा अलग हटकर अगर हम जिन्ना की कारगुजारियों पर गौर करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिन्ना का हर कदम और हर फैसला ब्रिटिश हुकूमत के एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठता चला गया। ऐसा आखिर क्यों? जिन्ना और अंग्रेजों की जुगलबंदी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और भारत का विभाजन हो ही गया। क्या इस दावे में कोई दम है कि पाकिस्तान की नींव रखने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक ब्रिटिश एजेंट थे? मगर आखिर जिन्ना की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो अंग्रेजों के हाथों का एक मोहरा बनकर रह गए? जिन्ना के पास पैसों की कमी नहीं थी। वकालत के जरिए उन्होंने काफी पैसा कमाया, मगर जब उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की तो उन्हें सिर्फ अपमान और कुंठा ही मिली। राजनीतिक मुद्दों पर जिन्ना ने कांग्रेस में अपने आप को अकेला ही पाया। महात्मा गांधी के हिंदू संतों वाले तौर तरीकों से जिन्ना को चिढ़ थी। वहीं कांग्रेसी उनके अंग्रेजों जैसे हाव भाव और भाषा का मजाक उड़ाते। वो महात्मा गांधी को मिस्टर गांधी कहकर सभा में संबोधित करते तो उन्हें हूटिंग और हो हल्ले का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति उनके मन में नफरत बढ़ती चली गई। उस पर कांग्रेसी नेता उनके निजी जीवन पर भी टिप्पणियां करते रहते। कांग्रेस के प्रति अपने नफरत के साथ जिन्ना की भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के मसीहा बनने की चाहत ने जिन्ना को अंग्रेजों की चालबाजी का वो मोहरा बना दिया जो आखिर में तुरूप का इक्का साबित हुआ और अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप में एक पपेट स्टेट बनाने का मकसद कामयाब हो ही गया। दरअसल धर्म के नाम पर भारत का विभाजन तो एक बहाना था। ब्रिटिश हुकूमत एक टूटा फूटा और कमजोर भारत चाहती थी। साथ ही अंग्रेजों की ये दिली ख्वाहिश थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कम से कम परोक्ष तौर पर उनका प्रभाव बना रहे, जिससे अगर सोवियत रूस, ईरान और अफगानिस्तान के बाद अगर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ नजरें उठाकर देखे तो अंग्रेज उनके बढ़ते कदम रोक पाए। साथ ही पाकिस्तान के सुदूर उत्तरी इलाकों और गिलगिट बाल्टिस्तान से सोवियत रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम की आसानी से जासूसी की जा सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने हर तरह से जिन्ना के सांप्रदायिक और विभाजनकारी इरादों को शह ही नहीं दी, बल्कि एक तरह से अंग्रेज जिन्ना को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते रहे भारत के दो टुकड़े करने के लिए। अंग्रेजों और जिन्ना के बीच इस जुगलबंदी की नींव शायद 1930 के दशक के उन सालों में पड़ी थी जब जिन्ना मुंबई को छोड़कर लंदन में गुजर बसर कर रहे थे। लंदन में ही लियाकत अली खान के साथ, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग और मजबूत करने की रणनीति बनाई। लंदन में रहते हुए जिन्ना ने अपनी वकालत का काम जमाने की कोशिश की, मगर उन्हें इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। यही नहीं बल्कि जिन्ना ने इंग्लैंड की राजनीति में भी हाथ आजमाया। उन्होंने पहले फेवियन सोसाइटी का दामन थामा, जिससे आज की इंग्लैंड की लेबर पार्टी निकली है। यहाँ दाल न गलने पर वो कंजर्वेटिव पार्टी में भी शामिल हुए, मगर ब्रिटेन की संसद में जिन्ना के जाने का कोई भी रास्ता नहीं खुल पाया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसी दौरान जिन्ना ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट्स के संपर्क में आए और फिर शुरू हुई ब्रिटिश हुकूमत और जिन्ना की मिलीभगत, जिसका अंजाम 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जिन्ना के साथ मैच फिक्सिंग के अपनी इस राज को छिपाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना से संबंधित कई गुप्त दस्तावेज अपने आर्काइव से गायब कर दिए हैं। सन 1934 में जिन्ना भारत वापस आ गए अपनी राजनीतिक चालों को आजमाने के लिए। इसके बाद जिन्ना और अंग्रेजी हुकूमत ने एक दूसरे की मदद कर अपने अपने एजेंडे को साधने की कोशिश की। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में तथाकथित अमेरिका की शह पर बने प्रधानमंत्री के लिए एक जुमला काफी इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर। पर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे पहला इम्पोर्टेड नेता अगर कोई था तो वो खुद पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। लंदन में कई साल गुजारकर भारत लौटे जिन्ना की राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत नहीं थी। 1937 के प्रांतीय चुनावों में
जिन्ना की मुस्लिम लीग एक भी प्रांत में चुनाव नहीं जीत सकी, बल्कि आज के पाकिस्तान के सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। फिर भी अंग्रेजों ने जिन्ना को कांग्रेस के नेताओं के बराबर बातचीत की मेज पर मौका दिया और उन्हें एक तरह से भारत के मुसलमानों का आधिकारिक नुमाइंदा मान लिया। बल्कि उस समय मुस्लिमों में जिन्ना से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, जैसे सर सिकंदर हयात खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान। जब अंग्रेजों ने जिन्ना को उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा भाव देना शुरू कर दिया तो कांग्रेसी नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज जताया, मगर ये मामला तो अंग्रेजी हुकूमत ने पहले से ही फिक्स करके रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर अंग्रेजों ने जिन्ना की खातिरदारी इस हद तक करना शुरू कर दिया कि खुद जिन्ना भी हैरान रह गए। अब अंग्रेज हर मुद्दे पर जिन्ना को महात्मा गांधी जैसी अहमियत देते थे, और आखिर ऐसा वो क्यों न करते। आखिर जिन्ना द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन में खड़े थे। जहां अंग्रेज कांग्रेस से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्थन की मिन्नतें कर रहे थे, कांग्रेस ने ब्रिटिश मांग को नजरअंदाज कर करो या मरो की रणनीति के तहत भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। वहीं जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम देश की मांग के बदले अंग्रेजों को पूरा समर्थन दिया। मगर ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट में जिन्ना के सबसे बड़े शुभचिंतक थे भारतीयों और हिंदुओं से बेइंतहा नफरत करने वाले विंस्टन चर्चिल। अपनी जवानी के दिनों में चर्चिल ब्रिटिश फौजी हुआ करते थे और ब्रिटिश फौज में रहते हुए चर्चिल ने सन 1896 से 1899 तक का समय भारत में बिताया। इस दौरान चर्चिल के मन में भारतीयों और हिंदुओं के प्रति सख्त नफरत पैदा हो गई। इसी नफरत को उन्होंने अपना मुख्य एजेंडा बनाकर अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाया। ब्रिटेन की राजनीति में चर्चिल भारत की आजादी के सबसे ज्यादा खिलाफ थे। जब जिन्ना लंदन में समय गुजार रहे थे, उन्हीं दिनों चर्चिल अपने एक सूत्री एजेंडे भारत की आजादी को रोकने के अभियान में जुटे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इसी मुद्दे पर चर्चिल 1930 के दशक में जिन्ना से संपर्क में आए और फिर कांग्रेस के खिलाफ जिन्ना के गुप्त सलाहकार बन गए। इसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 भी शामिल थी। चर्चिल ने जिन्ना के साथ अपने संबंधों को गुप्त रखा। चर्चिल और जिन्ना के बीच लगातार पत्राचार होता रहा, मगर चर्चिल जिन्ना को अपनी सेक्रेटरी एलिजाबेथ गिलियट के नाम से चिट्ठियां लिखा करते। ऐसा माना जाता है कि चर्चिल जिन्ना को जो भी सलाह मशवरा दिया करते उसमें MI6 की भूमिका भी होती थी, यानी कि एक तरह से जिन्ना ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की कठपुतली बन चुके थे। सबसे डरावना सच तो ये था कि जिन्ना और अंग्रेजों की साठगांठ ने मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदुओं के कत्ले आम की जमीन तैयार कर दी थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने सरकारी तंत्र को अपनी फिरका परस्ती की सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उदाहरण के लिए बंगाल प्रांत में 1946 में मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकार थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल में पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में पंजाब सूबे के मुस्लिम और पठानों की भर्ती करना शुरू कर दिया था। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर ने मुस्लिम लीग की इस कारस्तानी पर अपनी नजरें फेर ली थी। वहीं आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसे उस समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, हिंदू और सिख सैनिकों का तबादला कर दिया गया। यहाँ तक कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान से सेना को हटाकर वहाँ की सुरक्षा की कमान मुस्लिमों की मिलिशिया जैसे गिलगिट स्काउट्स, फ्रंटियर स्काउट्स, खैबर स्काउट्स या फिर खासदार को दे दी गई। इस विवादास्पद कार्यवाही से न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले हिंदुओं की जान अब मुस्लिम लड़ाकों के रहमो करम पर थी, बल्कि हथियारों से लैस ये मुस्लिम लड़ाके कभी भी कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार भी थे। और यही जिन्ना और ब्रिटिश हुकूमत दोनों चाहते थे। क्योंकि इन मुस्लिम मिलिशिया की कमान ब्रिटिश अफसरों के हाथों में नहीं थी, इसलिए उनकी किसी भी हरकत के लिए ब्रिटिश राज को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, और यही हुआ भी। 1946 के कोलकाता के डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के दौरान मुस्लिम लीग के नेता पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर हिंदुओं के कत्लेआम को मैनेज कर रहे थे। मुस्लिम लड़ाकों ने भारत के बंटवारे के बाद कश्मीर पर हमला बोल दिया, जबकि भारत छोड़कर जाने के लिए उतावली अंग्रेजी हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और अंग्रेजों और जिन्ना की ये मिलीभगत यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि गिलगिट में तो एक अंग्रेज मेजर विलियम ब्राउन ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत की अगुवाई भी की, और गिलगिट बाल्टिस्तान इस
ब्रिटिश अफसर की वजह से भारत के हाथ से निकल गया। तो जिस तरह से जिन्ना पाकिस्तान के नाम पर ब्रिटिश हुकूमत की कठपुतली की तरह काम करते रहे, उससे लाखों लोगों की जान चली गई, जिसमें न सिर्फ हिंदू ही थे बल्कि मुस्लिम भी थे। आज भी पाकिस्तान कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में अवैध कब्जा जमा कर बैठा है। हास्यास्पद बात तो यह है कि अपनी शातिर चालों से पाकिस्तान की नींव रखने वाले ब्रिटेन ने, जिसने गिलगिट में पाकिस्तान की तरफ से बगावत करने वाले मेजर ब्राउन को वीरता का मेडल दिया था, अपने संसद में एक प्रस्ताव लाकर पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को अवैध घोषित कर दिया। जिन्ना को अपना पाकिस्तान तो मिल गया, मगर जिन्ना के पास पाकिस्तान को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कोई विजन ही नहीं था। पाकिस्तान बनने के कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। आज पाकिस्तान का जो हाल है वो तो जग जाहिर है। वहीं ब्रिटेन जो पाकिस्तान को अपने पपेट स्टेट के रूप में इस्तेमाल करने के सपने देख रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना कमजोर हो गया कि जियोपॉलिटिक्स में उसकी हैसियत अमेरिका के पिछलग्गू देश से ज्यादा हो ही नहीं पाई और पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच का बंदर बनकर कंगाल और तंगहाल देश बनकर रह गया। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।